नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। दरअसल पीएम मोदी ने जम्मू को नया रेल मंडल मिलने के अवसर पर ये कहा कि विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में इस वक्त देश जुटा हुआ है। और इस खबर को हिंदुस्तान टाइम्स के साथ दैनिक जागरण ने भी जगह दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना में चरालापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। पीएम ने यह कहा कि पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का साबित हुआ है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज भी देखने को मिला और इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। देखिए, तमाम अखबारों ने अलग अलग तरीके से इसे तरजीह दी है। मैं दैनिक जागरण की खबर आप तक पहुंचा रही हूँ। देखिए, इस बीच थोड़ी सी और डिटेल भी आपको बता दें। पीएम मोदी ने जम्मू को नया रेल मंडल मिलने के अवसर पर तमाम बड़ी बातें कही हैं। विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा हुआ है देश। और देखिए किस तरीके से विकास के नए आयाम जम्मू कश्मीर को मिलेंगे, वहाँ के बाशिंदों को मिलेंगे, इसके बारे में भी चर्चा की गई। तो फिलहाल उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के अधीन जम्मू सोमवार को नया रेल मंडल मिल गया। और इस बीच इस रेल मंडल में जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों को इसमें शामिल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से रेल मंडल का शुभारंभ करने के साथ ओडिशा के पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन की आधारशिला भी रखी है। इस बीच आपको बता दें, रेलवे को 4 पैमाने पर आगे बढ़ाने की एक अलग पहल है। पीएम ने कहा कि भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैमाने पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहला पैमाना होगा रेलवे के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, और दूसरा होगा रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं। तीसरा होगा रेलवे के देश कोने कोने में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो पाए। चौथा होगा रेलवे से रोजगार का निर्माण और उद्योगों का समर्थन। ये 4 जो विकास के पहिए हैं, इस पर रेलवे का अब चहुमुखी विकास करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, जम्मू में जो रेल मंडल होगा वो किस तरीके का होगा आपको बता दें। इस बीच जो जम्मू रेल मंडल को सौगात मिलेगी वो 55 ट्रेनों की सौगात दी गई है। तो आपको बता दें 55 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें 2 वंदे भारत होगी और जम्मू तवी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी इसमें शामिल रहेगी। 3114 पुल, जिसमें चिनाब और आर्च पुल और अंजीर खंडक केबल स्टे ब्रिज इसमें शामिल है। 58 सुरंगें बन रही हैं, जिसमें देश की सबसे बड़ी रेल टनल T49 और T80 इसमें शामिल है। अमृतसर स्टेशन, बैजनाथ, पालमपुर, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी, उधमपुर, माता वैष्णो देवी, कटरा और बड़गाम शामिल है। इलेक्ट्रिक लोको चिप होगी, बात शेड की होगी। 5 कोचिंग डिपोज की बात हो गई। यानी कि यहाँ पर रहने के लिए किस तरीके से आवागमन को और सुलभ बनाया जाए, आवागमन को और आसान बनाया जाए, कहीं ना कहीं ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिशें करते हैं कि किस तरीके से तालमेल बिठा करके चला जाए तमाम राज्यों के साथ भी। और खासतौर पर जब बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई आती है, आपको याद होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में जब सियासी तौर पर बदलाव आया था, यानी कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के तौर पर चुने गए। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे उस दौरान भी ये आरोप लगे थे और ये कहा गया था कि आप देखिएगा दिल्ली के तर्ज पर हमें भी काम करने से रोकने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस बीच भी जिस तरीके से लगातार विकास के काम हो रहे हैं और अभी भी प्रयास ये किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी सहयोग देने की कोशिशें की जा रही हैं इसको लेकर। हालांकि अब उमर अब्दुल्ला ने भी बहुत धन्यवाद जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि रेलवे नेटवर्क के जरिए जम्मू कश्मीर को भी अन्य राज्यों के साथ में जोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे में न केवल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ घाटी में भी अब विकास देखने को मिल रहा है। और इससे जहां लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे रेलवे कनेक्टिविटी को और ज्यादा मजबूत किया गया है, ताकि जो लोग रेलवे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, उनके लिए भी थोड़ी सी सुविधा हो सके। और क्योंकि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि आधे से अधिक हिंदुस्तान के लोग आज भी रेलवे का ही सहारा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लेते हैं रोडवेज के बाद, क्योंकि इसका जो किराया होता है इसका जो पूरा किराया तय किया जाता है, ये माना जाता है कि इस आधार पर होता है कि वीआईपी को भी ध्यान में रखा जाए और साथ ही मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लोगों को भी ध्यान में रख करके टिकट्स भी रहती हैं। तो ऐसे में
रेल एक ऐसा माध्यम है जो हर राज्य को भी जोड़ता है, कई जगहों को भी जोड़ने का काम करता है और इस नेटवर्क को और ज्यादा बढ़ाने का काम कर दिया। और ये 69वां रेलवे डिवीजन बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक देश में अब बताया जाता है कि 68 कुल रेलवे डिविजन थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ करते हुए 69वां रेलवे डिवीजन अब कर दिया है। बिल्कुल, ये बड़ी सौगात ही इसे कहा जाएगा। और देखिए, जम्मू कश्मीर में ये सौगात मिलना वहां पर विकास के नए आयाम को खोलता है और इस बात की तस्दीक करता है कि जो आतंकवादी चाहते हैं, जो सीमा पार से जो भी कॉन्स्पिरेसी होती है, उन तमाम चीजों को धता बताते हुए किस तरीके से हम विकास के पथ पर आगे जम्मू कश्मीर को लेकर, चूंकि वो हमारा अभिन्न अंग है, उसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक मैसेज भी कन्वे करना बहुत जरूरी था। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली में अमेरिकी NSA जैक सुलिवान ने घोषणा की, भारत की परमाणु ऊर्जा कंपनियों से हटेंगी अमेरिकी पाबंदियां। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी, दैनिक जागरण ने जगह दी, अमेरिका ने। तो फिलहाल देखिए, ये अमर उजाला के अखबार की कटिंग में आपको दिखा रही हूँ, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को जगह दी है और आप हेडलाइन देखिए, भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग पर जरूरी कदम उठा रहा अमेरिका, ये सुलिवान की तरफ से कहा गया है। ये पाबंदियां आपको याद होगी, परमाणु पाबंदियां लगाई गई थी भारत पर एक लंबे अरसे तक, लेकिन उसके बाद से कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसको लेकर के वार्ता की थी, उस दौरान भी पाबंदियां हटाने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसके और कदम बढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया इस मुलाकात के बाद। पूरी जानकारी अगर आपको दे तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जैक सुलिवान ने यह कहा कि अमेरिका भारत के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के अमल के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में सुलिवान ने यह कहा है कि भारत के साथ अपने संबंधों को अमेरिका लगातार प्रगाढ़ कर रहा है। पिछले 4 वर्षों में अमेरिका भारत संबंध सहयोग के नए स्तर पर पहुंचे हैं और करीब 20 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W बुश और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से भारत अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग का जो विजन रखा गया था, वो पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया था। और इससे पहले जैसा हमने आपको जानकारी भी दी कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उस दौरान भी इस बात की चर्चा जोरों शोरों से हुई थी कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह का न केवल भारत के आर्थिक सुधारों में उनका योगदान रहा, बल्कि परमाणु प्रतिबंध जो अमेरिका की ओर से एक समय पर लगाया गया था, उसे भी हटाने को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ भी मुलाकात की थी, चर्चाएं हुई थी और उसके बाद से ये डील लॉक हुई थी जॉर्ज बुश के साथ में कि इस प्रतिबंध को भारत से हटा दिया जाएगा और अब उसकी ओर लगातार अमेरिका भी कदम बढ़ा रहा है और इसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। और जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है सुरभि, क्योंकि एक वक्त था, एक दौर ऐसा भी था जब हमारे देश को इतनी बुलंदियां, इतनी पाबंदियां नहीं मिली थी, इतनी छूट नहीं मिली थी और उनको ये कहा जाए कि एक सर्वमान नेता के तौर पर भी नहीं जाना जाता था। लेकिन 10 साल में तमाम चीज़ें और पिक्चर सिनेरियो बहुत कुछ बदले हैं। अब ग्लोबल लीडर के तौर पर यदि प्रधानमंत्री मोदी को जानते तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ये जो डील होनी है, ये बहुत ज़्यादा खास भी है, क्योंकि तमाम पाबंदियों का हटना बहुत लाजमी हो जाता है। इस बीच आपको बता दें, मोदी को बाइडेन का खत मिला। पीएम ने कहा संबंधों को और आगे प्रगाढ़ करेंगे, क्योंकि अमेरिका को सर्वशक्तिमान देश माना गया था। देखिए, अमेरिका भी भारत को हर एक लिहाज से कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल पे पूछता जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे नडेला और ये कहा कि भारत को AI फर्स्ट बनाएंगे। अमर उजाला के साथ साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। साथ ही ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और तकनीकी नवाचार और AI के कई पहलुओं पर चर्चा भी की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को AI फर्स्ट राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता के लिए वो उत्साहित है। देखिए, तस्वीरें भी सामने हैं, मुलाकात की तस्वीर भी मैंने आप तक पहुंचाई है और तस्वीरों के जरिए उनमें जो जेस्चर है दोनों का, वो देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला। तो पीएम मोदी बोले, माइक्रोसॉफ्ट के CEO से तकनीक और नवाचार पर अद्भुत चर्चा हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तकनीकी नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI के
विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। देखिए, आपको याद भी होगा प्रधानमंत्री मोदी जब भी टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं तो वो एआई का जिक्र करना नहीं भूलते, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर हमेशा है, जो भविष्य है, वो एआई का होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। इसीलिए हर एक देश को इसमें सक्रियता से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना लाजमी है। इस बीच आपको बता दें, पीएम ने भी भारत में माइक्रोसॉफ्ट की महत्वाकांक्षी विस्तार और निवेश योजना पर खुशी जाहिर की है। मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर सत्य नडेला ने पीएम के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने लिखा, आपके नेतृत्व के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी। देश में हमारे निरंतर विस्तार पर मिलकर काम करने के लिए उत्साहित है, ताकि ये सुनिश्चित हो कि एआई प्लेटफॉर्म बदलाव से हर भारतीय को लाभ मिलेगा। नडेला की पोस्ट के जवाब में पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा, आपसे मिलकर वाकई में हमें बहुत खुशी हुई है। हमारी बैठक में तकनीक, नवाचार और एआई के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना अद्भुत था। इससे पहले सत्य नडेला, आपको याद होगा, 2023 में भारत यात्रा के दौरान पीएम से मिले थे। उन्होंने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल की सराहना की थी। जब डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, तब सत्य नडेला ने खुद तैयारी की थी और इसकी सराहना भी की थी। देखिए, एआई का जो फ्यूचर है, जो अब आगे बढ़ेगा एआई, इसको और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाना होगा, इसको आत्मसात करना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी पहले ही हर मंच से इस बात को कह चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार हम आपको ये भी जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल आर्थिक तौर पर एक और भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह आर्थिक व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश जहां की जा रही है। हमने ये भी देखा कि कैसे भारत को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए भी अब बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की जो सराहना मिली है दूसरे देशों से भी, यहाँ तक कि भारत का यूपीआई अलग अलग देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके लिए भी भारत की सराहना हुई है। यहाँ तक हमने ये भी देखा कि कई ऐसे एमएसएमई सेक्टर्स हैं जिनको आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अलग अलग सेक्टर्स पर ध्यान दिया जा रहा है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और विजन तय किया था और ये कहा था कि भारत को अब एआई के ओर भी मोड़ना होगा, क्योंकि एआई अब अगले जनरेशन के लिए भी एक फ्यूचर के तौर पर काम कर रहा है और फ्यूचर में इससे जुड़े हुए तमाम करियर्स ऑप्शंस भी खुलेंगे। साथ ही साथ अगर एआई में महारत कोई भी देश हासिल कर लेता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि न केवल ये बिजनेस सेक्टर्स में बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हम ये भी देखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा सफलता किसी भी देश को मिल सकती है अगर आप एआई में मास्टरी कर लेते हैं, और इसी के लिए एआई पर बहुत ज्यादा ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं चीन में आए वायरस की। तो चीन के बाद HMPV की भारत में दस्तक हो गई है। 5 बच्चे इसमें संक्रमित हो गए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है, दैनिक जागरण ने भी इस खबर को छापा। एक बार फिर से चीन दुनिया भर में चिंता का विषय बन गया। दरअसल कोरोना के बाद अब तक यहाँ एक और वायरस का कहर देखने को मिला। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर HMPV तेजी से पैर पसारा है और इसी बीच भारत में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। तो बिल्कुल फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। ये वो खबर है जिसमें खासतौर पर बच्चे इस वायरस का शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दे देते हैं, अब तक ये बताया जा रहा है कि चीन के बाद से HMPV को भारत में जिस तरीके से इसकी दस्तक हुई है, 5 बच्चे अब तक संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, अगर इससे जुड़ी हुई जानकारी हम थोड़ी और आपको देते हैं कि बच्चे और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। यहाँ तक इसमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं कि किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतने की जरूरत होगी, आप इसे समझिए। दरअसल संक्रमित व्यक्तियों के खांसने, छींकने, छूने और हाथ मिलाने से भी ये बीमारी फैल सकती है, ऐसा बताया गया है डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की ओर से। संक्रमण फेफड़ों में ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में सूजन और ब्रोंकिलाइटिस और फेफड़ों में पानी भरना निमोनिया की स्थिति पैदा कर सकता है। संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में दुनिया में पहली बार 2001 में इसकी पहचान की गई थी, लेकिन भारत में 2005 से कई मामले अब तक भी मिलते रहे हैं। यानी कोविड की तरह ही इसके सिम्टम्स है, लेकिन कोविड से थोड़ा अलग जरूर है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी भी अवेलेबल है। अगर आप सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी जान बचाई जा सकती है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी इस पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए लोगों से भी ये कहा गया है कि घबराइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका इलाज संभव है। समय रहते बस आपको उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाएगा, लेकिन
गौर करने की बात यही है दीपिका कि हमने कोविड के समय भी देखा कि कैसे चीन से एक वायरस फैला और इस बार भी चीन से ही ये वायरस फैल रहा है। और जाहिर सी बात है, जिसका सेंटर पॉइंट कहा जाएगा या एपिक सेंटर कहा जाता है वो चीन ही होता है। अक्सर वहीं से इस तरह की बीमारियां निकल रही हैं। हालांकि इसके बारे में जो ये वायरस फैल रहा है, इसके बारे में जो स्वास्थ्य अमला है, स्वास्थ्य विभाग है, बहुत सक्रिय है। जेपी नड्डा ने बात कही है कि देखिए, आप घबराइए नहीं, डरे नहीं, इस वायरस से आपको सिर्फ लड़ना है। यहाँ डॉक्टर्स जो हैं, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्दियों में रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन के जो मामले हैं वो बढ़ते ही हैं। और भारत में HMPV एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है। कुछ में फ्लू जैसे सिम्टम्स पाए जाते हैं और सर्दियों में इन्फेक्शन के जितने केस आते हैं लगभग अभी वैसा ही सिनेरियो चल रहा है। बट ज़रूरत यह है कि यदि आप वक्त रहते अपना इलाज करवाएं। देखिए, कोई भी चीज़ आज के दौर में यदि आप सोचें कि मामूली सर्दी, जुकाम, खांसी है या एक टाइम के बाद यानी 3-4 दिन के बाद, उस मियाद के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होगा। इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियां बाद में बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता है। तो यही स्वास्थ्य विभाग भी यही कह रहा है कि देखिए, डरिए मत। और यदि आपको लगता है कि आप नॉर्मल से थोड़ा ऊपर लग रहा है, आपको कि नहीं ठीक हो पा रहे, तो जाइए, इलाज जरूर करवाइए। अगली खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की ओर से आईडी से पुलिस का एक वाहन धमाके के चपेट में आ गया और 8 जवान बलिदान हो गए। गाड़ी चालक की भी मौत हुई है। सुरक्षा बल ने फिलहाल तलाशी अभियान की शुरुआत कर दिया। अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण के साथ हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है, क्योंकि बीते कल की ये बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर रही। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। जवानों की स्कॉर्पियो गाड़ी को आईडी से उड़ा दिया। देखिए, वाकई में हर एक खबर, इस मतलब हर एक अखबार ने इस खबर को तरजीह देखी। देखिए, तमाम अखबारों का फ्रंट पेज हम सुरभि दिखाए हैं अपने तमाम दर्शकों को। देखिए, हर जगह इस खबर को देखिए। यहाँ पर हमने दैनिक भास्कर दिखाया और NBT देखिए आप, और अमर उजाला की हेडलाइंस भी आपको नजर आएगी। देखिए, ये खबर वाकई में बहुत बड़ी है और ये उस वक्त काफ़ी बड़ी खबर इसलिए कही जाएगी क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों को हटाने का जो जिम्मा है वो केंद्र सरकार ने संभाल लिया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के वक्त ही कह दिया था, अमित शाह ने तभी कह दिया था कि 6 महीने के भीतर नक्सलवाद को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। इस बीच आपको याद होगा जब किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बन जाती है बीजेपी की, अब साफ तौर पे ये कहा गया था कि अब पुरजोर तरीके से, चूंकि अब डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के साथ ही नक्सलियों का खात्मा होगा। 200 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया। और देखिए, आपको बता दें कि तमाम नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी और आपको जानकारी दे देते हैं। जहां धमाका हुआ वहां 10 फीट का इतना बड़ा गड्ढा बन गया। SUV के परखच्चे उड़ गए, यानी कि इतना जो ब्लास्ट था वो इतना जबरदस्त था। तो फिलहाल नक्सल ऑपरेशन खत्म कर लौट रहे थे DRG के तमाम जवान। तो एक ऑपरेशन था नक्सलियों का ही, उसको खत्म करके DRG के जो जवान हैं वो वापस आ रहे थे। और बीजापुर के अम्बेली की घटना है, मृतकों में 8 DRG के जवान थे। तो फिलहाल आपको बता दें इसमें कितना जबरदस्त विस्फोटक था। वो 40 से 50 किलो विस्फोटक लगाया था। 400 मीटर मिले हैं पुर्जे। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के द्वारा 5 बड़े हमले किए गए हैं अब तक। आपको याद होगा 6 अप्रैल 2010 में तारमेड़ा में 76 जवान जब शहीद हुए थे। इसके बाद 25 मई 2013 में बस्तर की झीरम घाटी में हमला हुआ था। 31 नेता उसमें मारे गए थे, कांग्रेस के तमाम नेता थे। इसके बाद 29 जून 2010 में नारायणपुर में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था। 27 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 को सुकमा की IED ब्लास्ट हुआ था, तब 25 जवान शहीद हुए थे। अब 3 अप्रैल और 2021 में बीजापुर में एम्बुश में फंसे 23 जवान शहीद हुए थे। अब देखिए, शाह ने मार्च 2026 तक देश के हर हाल में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, इस बात को कह दिया गया है। फिलहाल नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए भी बड़ी है चूंकि आतंकवाद से हम कह सकते हैं सुरभि निपटा जा सकता है, चूंकि बाहरी है। नक्सली चूंकि हमारी ही हैं, उनसे निपट पाना ये थोड़ा सा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया, भरसक कोशिश है, भरसक प्रयास है कि नक्सलवाद को 6 महीने के भीतर या आगामी 2029 तक हम नक्सलवाद को जड़ से उठाकर फेंक देंगे। तो बिल्कुल, और इसी के साथ हम अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई करेंगे। दरअसल दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया गया और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के तहत अगर आप ध्यान देंगे तो अब तक मतदाता कितने हैं दिल्ली में, इसको लेकर के चुनाव आयोग की ओर से सूचना जारी की गई है और ये बताया गया कि 55
लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। देखिए, दिल्ली में 7 महीने में बढ़े हैं 1.67 लाख वोटर्स। एनबीटी में और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। चुनाव आयोग ने भी बताया कि इस बार दिल्ली चुनाव से पहले 1,71,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जबकि 3,08,000 से ज्यादा मतदाताओं का नाम लिस्ट में जोड़ा गया है। और इन सब के बीच चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक दिल्ली में वीआईपी सीट पे एक जंगपुरा विधानसभा से पिछले महीने 2,394 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। नवंबर महीने में जंगपुरा विधानसभा से 268 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। तो बिल्कुल देखिए, बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में 6.5 माह में बढ़े हैं अब तक 3.22 लाख मतदाता, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से 5 साल में मतदाताओं की संख्या में 7.38 लाख की वृद्धि हुई है। संशोधन अभियान में करीब 3.08 लाख नए मतदाता शामिल हुए। लगभग 1.41 लाख के नाम फिलहाल काटे गए हैं। 16 दिसंबर के बाद से आवेदन देने वाले 5.1 लाख लोगों के नाम अभी शामिल नहीं किए गए हैं, यानी जिन लोगों ने भी अगर अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था 16 दिसंबर के बाद, तो उनके नामों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है और अभी भी उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और मतदाता सूची में नाम काटने और जोड़ने को लेकर के चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ कार्यालय ने संशोधन अभियान पूरा होने के बाद सोमवार को ही अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। इसके मुताबिक दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1,55,24,858 कुल मतदाता हैं और इस मतदाता सूची के आधार पर दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा। और खास बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से 6.5 माह में ही दिल्ली में करीब 3,22,922 मतदाता बढ़ चुके हैं, यानी लोकसभा के बीतने के बाद ही 6 महीने के अंतराल में ही बताया जा रहा है कि 3 लाख से अधिक वोटर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ी है। और इस बार भी 16 दिसंबर के बाद भी अभी और कई ऐसे अप्रूवल्स के लिए लोगों ने अपने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अप्रूवल्स का इंतजार है और उन्हें फिलहाल के लिए होल्ड पर किया गया है, यानी अगले चुनाव तक हम देखेंगे कि इसमें और ज्यादा वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल, चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं रमेश बिधूड़ी के बयान पर जो विवाद बढ़ गया। तो रमेश बिधूड़ी के बयान पर विवाद बढ़ा, आप से बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बिधूड़ी के महिला विरोधी बयानों से बीजेपी बैकफुट पर है। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, तो यहाँ पे विवाद बढ़ा। तो देखिए, इस बीच कल आंसू जो हैं वह आतिशी के छलक आए हैं। तो फिलहाल देखिए, इस खबर को अब धार देने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे। हालांकि कल यहाँ पर ये वोटर्स की खबर दिखाई गई थी, अभी दिखाई थी सुरभि ने। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर आतिशी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त रोने लगी। कालकाजी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी ने एक के बाद एक कई निशाने साधे। हालांकि आपको बता दें कि बयान देने के बाद तुरंत जब उनको लगा कि हाँ कुछ आपत्तिजनक कह दिया है, तुरंत अपने बयान से वो पलट भी गए। हालांकि आतिशी ने क्या कहा, बिधूड़ी को कहना चाहूंगी मेरे पिता। रो पड़ी आतिशी। जी हाँ, देखिए, कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार साउथ दिल्ली के पूर्व सांसद हैं रमेश बिधूड़ी की कथित विवादित टिप्पणी से जवाब देते हुए आतिशी ने कहा कि वो भावुक हो गई, रोने लग गई, आंसू छलक पड़े। आतिशी ने कहा कि मैं रमेश बिधूड़ी से कहना चाहूंगी मेरे पिता ने पूरी जिंदगी एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। आज 80 साल के हैं, बिना सहारे के चल भी नहीं पाते। क्या अब बीजेपी चुनाव जीतने को बुजुर्ग और बीमारियों को जो बीमार हैं क्या उनको गाली देने लगेगी? ये बहुत शर्मनाक है। दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा दिल्ली सीएम के परिवार पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, नेता व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से राजनेता भी अपनी जबान उनको फिसल जाती है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बिधूड़ी का कहना, जो कि प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने बहुत अभद्र टिप्पणी की थी और उनके गालों को लेकर बात कही गई थी। हालांकि ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव ने तमाम बातें कही थी, उनका हवाला दिया गया, लेकिन बाद में ऐसे नेताओं को बैकफुट पर ही आना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है इस तरह के नेता बयानबाजी से करने से पहले ये नहीं सोचते कि इससे पार्टी की छवि को कितना डेंट लगेगा और अंत में चुनाव चूंकि अब नजदीक है, इसमें विपक्ष इसको किस तरीके से ले सकता है, आप ही के लिए हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। तो बिल्कुल, और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की और दिल्ली में कांग्रेस लाएगी कर्नाटक मॉडल। तो महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे और दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। साथ ही साथ देखिए अब आपको अखबार की कटिंग भी दिखा देते हैं
ये अखबार की कटिंग है और किस तरीके से अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग पार्टियों की ओर से ये वादे किए जा रहे हैं। महिलाओं को खासतौर पर लुभाने की कोशिश है, महिला वोटर्स को साधने का ये प्रयास है। न केवल आम आदमी पार्टी लेकिन बीजेपी और कांग्रेस भी इस वक्त यही दांव पेच आजमाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में, झारखंड में और साथ ही आपने अलग अलग राज्यों में भी ये देखा कि कैसे महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम प्रयास किए गए और उसमें कहीं ना कहीं ऐसे में पार्टियों को इसका फायदा भी पहुंचा। और फिर महिला वोटर्स को माना जाता है क्योंकि किसी भी चुनाव में वो साइलेंट वोटर्स का किरदार निभाती है और साइलेंट वोटर्स के तौर पर पूरा सियासी खेल वो पलट देती है, जिस वजह से अगर कोई भी महिला वोटर्स को साधने में कामयाब होता है तो फिर सत्ता की गेंद उसके पाले में जाने की जो चांसेस होते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी के तहत में अब कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा कि पहले कैबिनेट बैठक में ही हम इसे पास कर देंगे अगर हमारी सत्ता में सरकार बनती है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश का इतिहास है। दैनिक जागरण ने 2 जनवरी के एक और पृष्ठ पर भी इस खबर को तरजीह दी थी और ये कहा भी था कि क्या इसी तरीके से 2100 जिस तरीके से बढ़ाया गया आम आदमी पार्टी की ओर से, अब क्या ऐसा ही कोई मामला कांग्रेस की ओर से भी सामने आएगा? और हुआ भी ठीक ऐसे ही। और इसी खबर को दैनिक जागरण ने और ज्यादा डिटेल में जगह दी है और ये बताया है कि किस तरह अब कांग्रेस ने भी उसी दाव को चल दिया और 2100 के बजाय 2500 की घोषणा कर दी है। यानी आप देखिए, जिसकी रकम जितनी ज्यादा उतना ज्यादा वो महिलाओं को साथ पाएगा। इस मानसिकता के साथ में तमाम पार्टियां आगे बढ़ी है। दीपिका, जाहिर सी बात है सुरभि, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो नब्ज टटोलने का काम होते हैं ना, वो नब्ज टटोलने का काम सत्ताधारी दल जो है बखूबी करते हैं और इस नब्ज को टटोल लिया गया। चाहे वह बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो बड़ा दाव चला था, किस तरीके से तमाम जो बसेस हैं उसमें किराया फ्री कर दिया था, महिला कहीं भी जा सकती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद उन्होंने किस तरीके से महिला सम्मान निधि की योजना की शुरुआत करी, तब पैसे देने का वादा किया, 1800 रुपये, फिर 2000 रुपये देने का वादा किया। इस पर अब तुरुप का पत्ता चल दिया है कांग्रेस ने। डीके शिव कुमार ने कहा, देखिए बाकायदा कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और ये भी बता दें आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलका लामा ने कर्नाटक की एक महिला की पासबुक की फोटोकॉपी मीडिया को दिखाई थी और इस पर यादव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, पंजाब की महिलाओं की पासबुक भी हमें दिखाएंगे, उसका इंतजार रहेगा। यानी उन्होंने कहा कि देखिए हम तो दे ही रहे हैं पैसे, ये हमारी जो योजना है ना वो कर्नाटक में तो बखूबी चल रही है, लेकिन आप देंगे या नहीं देंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप गारंटी इस बात की दिखाइए कि अब पंजाब में क्या ये योजना चल रही है तो उसकी पासबुक की कॉपी दिखाइए। बहरहाल ये पूरा मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने के आसार पूरे नजर आ रहे हैं। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि बड़ी घोषणाओं के साथ प्यारी दीदी की योजना तो लागू कर ही दी है। अब ये देखना होगा कि डीके शिव कुमार ने तमाम तरह की बात जो कही थी उस पर किस तरीके से आगे इस बात को कांग्रेस लेकर जाएगी। और चलिए, इस बीच अब तक एक बड़ी खबर भी हम पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा। देखिए, कल भी ऐसा संभवतः प्रयास किया गया था, कोशिश थी कि कल ही ऐलान हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई थी चुनाव आयोग की। और आज कहा जा रहा है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कितने चरणों में चुनाव होंगे, कौन कौन सी तारीख पर चुनाव होंगे, इसका ऐलान आज चुनाव आयोग करेगा। तो बिल्कुल फिलहाल ये जानकारी आपको दे दे। देखिए, चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची बीते कल ही जारी की गई थी और साथ ही माना ये जा रहा था कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन के भीतर ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग घोषित कर सकता है। और आज ये खबर सामने आ रही है कि आज दोपहर 2 बजे तक चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। खासतौर पर यह भी संकेत मिल रहे थे कि चुनाव आयोग एक ही चरण में चुनाव संपन्न करवाने का इरादा रख रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि एक चरण में चुनाव होता है तो फरवरी के महीने में, यानी कि जब फरवरी के महीने को चुनने की बात सामने आई थी, तो क्या ये अंत में इसे करवाया जाएगा या फिर मध्य फरवरी तक इसे चुनाव की प्रक्रिया को दिल्ली में अंजाम दिया जाएगा? तो फिलहाल कई ऐसे सवाल, जिन सवालों के जवाब मिल जाएंगे आज दोपहर 2 बजे तक। और चुनाव आयोग की ओर से घोषणा, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, आपको याद होगा इससे पहले जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव,
2020 में। तब 6 दिसंबर को चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था और तब कल संभवतः यही माना जा रहा था कि 6 तारीख के दिन यानी कि 6 जनवरी के दिन ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। हालांकि मतदाता सूची कल जारी करी थी और इस बाबत एक दिन इसका समय और एक्सटेंड किया गया। हालांकि ये भी बता दें आपको, पहले ही यानी कि एक ही चरण में सारे चुनाव संपन्न होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से चुनाव होगा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किन किन सीटों पर कौन कौन सी तारीख होगी, ये देखने वाली बात हुई। हालांकि चुनाव आयोग जो है इसकी तैयारी कर चुका है। तो फिलहाल चुनाव आयोग तो तैयार है ही, अब तमाम जो सियासतदान हैं वह भी तैयार हैं। हालांकि आपको याद होगा कि चुनाव आयोग जैसे ही तारीखों का ऐलान करता है वैसे ही आचार संहिता लग जाती है। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बताया जा रहा है कि आज चुनाव आयोग की ओर से यह ऐलान हो सकता है, यानी तारीखों का पता चल सकता है। कितने चरणों में चुनाव होने हैं ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। दोपहर 2 बजे का इंतजार करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। तमिलनाडु में राष्ट्रगान पर सीएम और गवर्नर के बीच विवाद बढ़ गया। हिंदुस्तान टाइम्स सहित तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी। तमिलनाडु के विधानसभा सत्र के दौरान कल सदन में हाई लेवल ड्रामा देखने को मिला है। तो फिलहाल आपको बता दें, राज्यपाल RN रवि राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए अभी भाषण देने से ही इनकार कर दिया। इस बीच सत्र छोड़कर विधानसभा से वे चले गए। इसके पहले फरवरी 2024 में भी वो ऐसा कर चुके हैं। परंपरा के अनुसार सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्यगान और तमिल थाई वल्थू गाया जाता है और आखिर में राष्ट्रगान गाया जाता है। लेकिन राज्यपाल रवि ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रगान दोनों समय गाना जाना चाहिए। और राज्यपाल के इस व्यवहार पर सीएम स्टालिन ने कहा कि ये बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। जब राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते तो वे इस पद पर क्यों बने हुए हैं, और ये राज्य के लोगों का अपमान है, ये भी कहा गया। तो बिल्कुल देखिए, नवभारत टाइम्स ने फ्रंट पेज पर ही इस खबर को जगह दी है और मिड हाफ पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको ये खबर देखने को कोर्ट के सामने हाजिर किया गया था। तो परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर जन सुराज पार्टी ने भी आपको बता दें कि इस तरह की बात सामने कही है। तो बिहार में बीपीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के दरअसल जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और इसी बीच कल सुबह ही उन्हें 4 बजे पटना पुलिस धरना स्थल पहुंची और उन्हें अचानक हिरासत में ले लिया गया। और भीषण ठंड में प्रशांत किशोर कंबल में सो रहे थे, जिस दौरान उन्हें यहां से पुलिस ले गई थी और उसके बाद से पूरी रूपरेखा आमरण अनशन की बदल गई। जेल जब वो गए तो उसके बाद उन्होंने जमानत लेने से तक इनकार कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी हमने ये देखा कि किस तरीके से शाम होते होते वो जमानत पर बाहर भी चले आए थे। और पहले तक तो कोर्ट की ओर से भी शर्त पर जमानत दी जा रही थी, लेकिन उसके बाद हमने ये तस्वीर बदलती हुई देखी और शाम होते होते कोर्ट की तरफ से भी एक ऐसा फैसला सामने आया और ये कहा गया कि उन्हें जमानत दी जाएगी, वो भी बिना शर्त। दीपिका, और जाहिर सी बात है, देखिए कल का जो घटनाक्रम रहा था सुरभि बहुत ही नाटकीय रहा था। सुबह 4 बजे से 150 अपने समर्थकों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान पर पुरजोर तरीके से बैठे हुए थे और लगातार प्रदर्शन करते थे। देखिए जो बैठे हुए थे 2 जनवरी से प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और जो उनको उठाया गया वो 6 जनवरी को उठाया गया। यहाँ पर लगातार जो पुलिस है वो ये कह रही थी कि हम बार बार आपको नोटिस दे रहे थे, बार बार उनको नोटिस सर्व किया जा रहा था कि गांधी मैदान को आप खाली करिए, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गैर अनुमति नहीं, बिना परमिशन के कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें इस पूरे मामले ने किस तरीके से तूल पकड़ा। आपको याद होगा पप्पू यादव के समर्थकों ने चक्का जाम किया था और 30 दिसंबर को किस तरीके से रेलों को रोक दिया गया था, तमाम रेल को रोका गया था, बामुश्किल रेलों को वापस से सुचारू तरीके चलाया गया था। हालांकि अभी पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। अब बात हम करते हैं जन सुराज पार्टी के संयोजक पीके की। तो देखिए प्रशांत किशोर लगातार इस मामले को लेकर भुना रहे थे। आपको याद होगा FIR दर्ज हो चुकी है, मैदान पर तमाम लोगों को उन्होंने इकट्ठा करने की बात कही, तमाम अभ्यर्थी इकट्ठे हो जाते, उसके बाद हो हल्ले की स्थिति निर्मित हो जाती। देखिए दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को जगह दी है, आप तक ये खबर हम फिर पहुंचा देते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए तमाम अखबार अलग अलग तरीके से इस खबर को जगह दे रहे हैं। तो फिलहाल देखिए अब चूंकि चुनावी साल है, चुनावी बेला है, जाहिर सी बात है कि तमाम जो राजनीतिक सियासतदान है वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके
हम राज्य सरकार को घेर लें, कटघरे में खड़ा कर दें। हालांकि आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर जो बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर अध्यक्ष ने कह दिया कि भाई साहब अब जो एग्जाम है उसी वक्त हुआ था, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, एग्जाम को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर असम से जुड़ी हुई है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि असम के कोयला खदान में अचानक से पानी भर गया और कई मजदूर फंस भी गए। इस बीच हमने आपको इस खबर से जुड़ी हुई ये जानकारी भी दी थी और ये कहा था कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों इन मजदूरों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जो घटना सामने आई, असम से बड़े हादसे की खबर सामने आने के बाद से राज्य के दीमा हसाओ जिले में एक कोयला खदान में अचानक से पानी भर गया, जिसमें कई मजदूर फंस गए। देखिए, इस खबर को अलग अलग तरीके से छापा गया है। हालांकि मैं आपको दिखा रही हूँ अमर उजाला की कटिंग, जहां गुवाहाटी का पूरा मामला था। असम के दीमा हसाओ जिले में सोमवार को एक कोयला खदान में अचानक पानी भर गया, 9 मजदूर इसमें फंस गए। ये खदान जिले के उमरांगसू इलाके में स्थित है। अपुष्ट सूत्रों ने खदान के अंदर फंसे मजदूरों की संख्या 15 के करीब इसको बताई है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में फंसे मजदूरों के नाम बताए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कई मजदूर जो हैं वह उनका बचाव अभियान लगातार जारी है और इसके लिए आपको बता दें राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF भी घटनास्थल पहुंच चुका है और बचाव अभियान शुरू कर दिए हैं। हालांकि मजदूरों के नाम भी CM ने इस वक्त बताए हुए हैं, तमाम तरीके से कौन कौन मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनका रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि मजदूरों को सकुशल वापस निकाला जाए। बिल्कुल, और इसी के साथ हम खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात किसान आंदोलन से जुड़ी हुई भी कर लेते हैं। दरअसल डल्लेवाल से अब सुप्रीम कोर्ट की समिति लगातार मुलाकात भी कर रही है और ये कहना है कि मेडिकल मदद उन्हें अब ले लेनी चाहिए। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट की गठित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कल पंजाब और हरियाणा खनौरी सीमा पर ही डल्लेवाल से मुलाकात भी की थी और उन्हें ये भी कहा गया था कि उन्हें मेडिकल सुविधा अब ले लेनी चाहिए। हालांकि देखिए, कल ही आपको याद होगा इस खबर को तरजीह दी गई थी। कहा गया था कि डल्लेवाल जो कि अब लगभग 30 दिन से ऊपर हो चुका है, महीने भर हो चुका है, उनकी सेहत में सुधार नहीं आ रहा है। अब अलग अलग करके यदि डल्लेवाल को होश भी आ जाएगा, यानी कि वो भोजन ग्रहण भी करेंगे, अनशन को तोड़ेंगे, तब भी इस बात की संभावनाएं कम ही है सुरभि कि उनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरीके से काम कर पाएं। ये अब पहले से ही तमाम मेडिकल की टीम है वो कह रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस बात पे फटका लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था पंजाब सरकार से कि देखिए वो तो अनशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। आप क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं? आप क्यों नहीं जाते मेडिकल टीम के साथ, उनकी देखभाल क्यों नहीं करते? अब सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अब टीम पहुंची तो डल्लेवाल ने साफ तौर पर किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया। लेकिन कल भी आपको बता दें जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था, उस मेडिकल बुलेटिन में साफ तौर पर यह कह दिया कि डल्लेवाल की स्थिति ठीक नहीं है। आमरण अनशन टूटेगा भी तो इस बात की सुनिश्चित नहीं है कि बॉडी के सारे पार्ट्स उनके काम ठीक से करेंगे। हालांकि सबसे बड़ी बात देखिए इसमें यह भी रही कि जो तस्वीर आपने इस वक्त देखी दैनिक भास्कर में, और इस तस्वीर में डल्लेवाल को आपने देखा हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए, लेकिन उनके सामने जो व्यक्ति था, दरअसल डल्लेवाल से मुलाकात करने के लिए कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह पहुंचे हुए थे। और इस तस्वीर में जिस तरीके से इस तस्वीर को कैद किया गया है, नवाब सिंह को उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होते हुए देखा गया और ये उनकी ओर से कहा गया है कि हम आपसे ये आग्रह करते हैं, हमें आपकी सेहत का ख्याल है और इसलिए हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहे, ठीक रहें, इसलिए आप अपना अनशन तोड़ दीजिए, समाप्त कर दीजिए। लेकिन हमारे पास भी ये मजबूरी है कि हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम सीधे तौर पर आपके केंद्र से बातचीत करवा सके। हालांकि अभी भी देखिए जगजीत सिंह डल्लेवाल की ओर से कहा जा रहा है कि वो अपना अनशन नहीं समाप्त करेंगे और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की आवाज को नहीं सुना जाता। और देखना यही होगा कि आखिर ये आमरण अनशन कब तक चलता है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर के इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरीके से किसानों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, आश्वासन भी दिया गया, लेकिन धरातल पर अभी उसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है। महज उन्हें सिर्फ सांत्वना देकर के और वापस लौटा दिया गया था। बिल्कुल जाहिर सी बात अब देखना ये होगा कि क्या बीच का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर किस तरीके से किसान जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान बने हुए हैं, पंजाब सरकार को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, केंद्र सरकार तमाम सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब हमारे जो किसान हैं,
जो हमारे अन्नदाता हैं वो कब तक ऐसे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका है, सरकारों को भी कह चुका है कि भाई आप कम से कम एक रास्ता अख्तियार करिए, कोई रास्ता खोलिए कि सीधे वो आपसे आके बात कर सकें। फिलहाल कब तक बात हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात होगी कनाडा के पीएम की। तो कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो का इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता और पीएम पद से इस्तीफा दिया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने इसका ऐलान कर दिया। फिलहाल लिबरल पार्टी के नेता चुने जाने तक ट्रूडो पीएम बने रहेंगे। इस घटनाक्रम पर भारत की नजर है। तो देखिए ये सबसे बड़ी खबर, चूंकि इंटरनेशनल लेवल से हम देखें तो बड़ी खबर है जस्टिस ट्रूडो का इस्तीफा। और ये अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस इस्तीफे के कई मायने भी हैं। फिलहाल देखिए इस खबर को फिलहाल एनबीटी ने भी जगह दी है। तो दरअसल देखिए भारत और कनाडा के रिश्ते बीते कुछ समय से तनाव से गुजर रहे थे। ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा खराब हुए। खास तौर से हमने ये भी देखा था कि खालिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्ते खराब होते चले गए थे। हालांकि जस्टिन ट्रूडो पर इसके बाद से एक पर एक करके दबाव बनना शुरू हुआ था और उनके मंत्रियों के भी बगावती सुर उनके खिलाफ ही उठने शुरू हो गए थे। यहाँ तक हमने उनके ही मंत्रालयों से कई ऐसे मामले भी सुने कि किस तरह ट्रूडो से अपने संबंधों को समाप्त करने की ओर तो इशारा किया ही गया, मंत्रालय को भी छोड़ने का प्रस्ताव कई मंत्रियों की ओर से रख दिया गया था और इनके प्रेशर बढ़ता गया, जिसके बाद से बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह ऐलान ट्रूडो की ओर से किया गया कि वो अपने पद को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिल्कुल, पार्टी के अंदर जो फैला हुआ असंतोष है ना, उसको सबसे बड़ा कारण इसे माना जा रहा है। यानी कि ट्रूडो जो है वो अपनी पार्टी के बीच के असंतोष को दूर नहीं कर पाए और हुआ क्या कि ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। चलिए इसी के साथ सुर्खी अखबार की मैं आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।